हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने कोविड-19 से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करूंगा जो वित्तीय मार्केट से जुड़ी हुई है। किस तरीके से अभी और आने वाले समय के अंदर लोगों को लिक्विडिटी यानी तरलता से जो है वो रूबरू होना पड़ेगा, उसकी कमी किस तरीके से लोगों को परेशान कर सकती है, किस तरीके से उससे जो है मुकाबला करने के लिए भारत के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने मदद करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट या मेजर्स का इस्तेमाल जो है वो कर रही है। तो यहाँ पे अपन आज जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक इससे संबंधित डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप जो है वो आने वाले समय के अंदर यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी स्टेट पीएससी दे रहे हैं या फिर जो है वो बैंक आरबीआई जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन आप एसएससी भी दे रहे हैं, तो उसके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू हो सके। ये काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। आज अपन इसकी शुरुआत जो है वो कोविड-19 से जुड़े हुए परेशानियों से संबंधित जो है वो करेंगे। देखो, कोविड-19 से अपन देख रहे हैं कि देश और विदेश लगभग सभी जो है वो कंट्रीज इससे जो है वो परेशान है और इवन जो है वो कई देशों की जीडीपी ये अनुमानित की जा रही है कि नेगेटिव भी जो है वो हो सकती है। भारत जैसे जो है वो जिसकी जनसंख्या जो है लगभग 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, वो किस तरीके से इस क्राइसिस से उभर सकता है, ये जो है वो भारत के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती से वो कैसे मुकाबला करेगा, इसके लिए आरबीआई ने जो है क्या क्या प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं, यानी आरबीआई के मेजर्स यहाँ पे क्या हैं, वो अपन यहाँ पे आज देखने का प्रयास करेंगे। तो आरबीआई के मेजर्स में आपने जो है वो कुछ शब्द आजकल जो है वो न्यूज़पेपर में या फिर जो है कई जगह आपने इस तरीके के शब्दों को देखा होगा। यदि आप थोड़ा सा वित्तीय बाजार का यदि आप ज्ञान रखते हैं या नॉलेज रखते हैं तो इन शब्दों को आप जानते भी होंगे। यदि नहीं भी जानते हैं तो आज मैं आप उनको एक्सप्लेन जो है आपके सामने करूंगा। तो थोड़ा सा अपन जो है वो इनके बारे में देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो है यदि आप जैसे मान लो एक जो है वो कस्टमर हैं और आपको मान लो जो है वो पैसा चाहिए, तो आप जो है किससे संपर्क करते हैं? बैंक से संपर्क करते हैं। और बैंक को यदि पैसा चाहिए तो वो किसके पास जाता है पैसा लेने के लिए? आरबीआई के पास जाता है। तो ये एक सामान्य प्रोसीजर है और कस्टमर से पैसा जो है वो किसके पास पहुंचता है? मार्केट के पास। और मार्केट में पैसा सर्कुलेट होकर ही जो है वो किसी भी देश की इकोनॉमी जो है वो चलती है और इसी से जीडीपी जो है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे जब आरबीआई जो है पैसा लेने जो है पैसा जो है वो बैंक्स को जब देगा, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर जिसको अपन बोल सकते हैं, तो वो जो है लघुकालीन समय के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए यानी सामान्यतः 28 डेज तक के लिए वो जो चार्ज करता है उसे अपन बोलते हैं रेपो रेट। तो इसी रेपो शब्द का यहाँ पे इससे मतलब है, यानी बैंक जो है वो पैसा उधार लेगा आरबीआई से, तो आरबीआई जो है लघुकालीन समय के लिए जो पैसा बैंकों को उधार देगा वो जिस दर पे देगा उसको रेपो रेट अपन बोलते हैं। ये एक सिंपल सी परिभाषा यहाँ पे है। अभी रेपो रेट आपने देखी होगी कम कर दी गई है, 4.0% अभी जो है वो रेपो रेट है। तो यही यहाँ पे जो है वो प्रक्रिया, इसके बदले में बैंकों को यहाँ पे जो है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास रखते हैं। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस रूप में रखी जाती है? एक कोलेट्रलाइज के रूप में रखी जाती है, जिसको संपार्श्विक जो है वो हिंदी के अंदर कहा जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत बैंक जो है वो आरबीआई से पैसा लेते हैं। फिर बैंक क्या करेगा? इस पैसे को मार्केट में पहुंचाएगा। तो मार्केट में पहुंचाने के लिए मान लो कोई भी ग्राहक को जब ये पैसा जो है वो यहाँ पे देंगे, तो इसके ऊपर बैंक जो है
वो ब्याज दर यहां पे लगाता है, ठीक है, जिसको यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं अपन। और इसके एवज में जो है वो कस्टमर कुछ भी जैसे मोर्टगेज वगैरह में रखेगा या कोई सिक्योरिटी यहाँ पे रहेगी और इससे पैसा वो जो है वो मार्केट में यहाँ पे पहुँचेगा। तो जैसे सपोज करो 4% में उसको पैसा मिल रहा है, तो वो कस्टमर से कितना ले सकता है, 7.5 ले सकता है, 0.0% ले सकता है। तो इस तरीके से वो जो है 3% जो है वो मार्जिन यहाँ पे कमाता है और इस तरीके से वो पैसा जो है वो अपने लिए जो है वो वित्तीय मार्केट में पैसा अर्न करता है। तो सिंपल सी भाषा में अपन ने देखा कि किस तरीके से बैंक्स अपने लिए पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे जो है रेपो और एलटीआरओ जो है, रेपो को अपन देख चुके हैं कि रेपो क्या होता है। रेपो में क्या किया जाता है कि बैंक जो है जिस दर पे लघुकालीन समय के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं वह रेपो रेट है और रेपो रेट के माध्यम से जो बैंक को पैसा मिलता है वो आगे जाके लघुकालीन समय के लिए किसको दिया जाता है, कस्टमर को दिया जाता है और वो पैसा मार्केट में पहुंचता है। तो ये तो पैसा जो है लिक्विडिटी यानी तरलता मार्केट में पहुंचाने का माध्यम है, इसीलिए रेपो रेट को की पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। तुरंत इमीडिएट इफेक्ट इसका मार्केट में देखने को मिलता है। तो ये चीज तो यहाँ पे अपन ने देखी। अब अपन इससे संबंधित जो है देखो कुछ चीजें यहाँ पे अपन और देखते हैं इसी से जुड़ी हुई। यहाँ पे जो है अपन एक महत्वपूर्ण चीज और यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये दो शब्दावली अपन यहाँ पे देख रहे हैं, एलटीआरओ और जो है यहाँ पे रेपो रेट है। तो यहाँ पे जो है जो रेपो है और एलटीआरओ है, इनमें फर्क क्या है। देखो एलटीआरओ इस देश के अंदर 2 बार लॉन्च किया जा चुका है, एलटीआरओ 1.0 और टीएलटीआरओ 2.0 या इसको एलटीआरओ 2.0 भी कह सकते हैं। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इसी की फुल फॉर्म बता देता हूँ तो ऊपर वाली अपने आप हो जाएगी। टी का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अब देखो यहां पे अपन इस शब्द को पहले ही देख चुके हैं कि रेपो का मतलब क्या है, लेकिन वहां पे अपन ने एक चीज देखी थी कि रेपो के माध्यम से जो पैसा लेन देन किया जाता है वो कैसा था भाई, शॉर्ट टर्म था। लेकिन यहां पे तो एक नया शब्द निकल के आ गया, लॉन्ग टर्म। इसीलिए ये स्पेशल रेपो ऑपरेशन प्रक्रिया है जिसको अपन लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करेंगे, दीर्घकालीन अवधि के लिए काम करेंगे। क्योंकि अपन ने देखा था कि जब शॉर्ट टर्म की बात हो रही थी तो लगभग सामान्यतः 28 दिन तक की अवधि के लिए बात कर रहे थे अपन, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे यहां पे तो यही रेपो प्रक्रिया 1 से 3 साल तक की अवधि के लिए हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि एलटीआरओ कितने समय के लिए न्यूनतम और अधिकतम है, तो न्यूनतम 1 ईयर, अधिकतम 3 इयर्स। तो ये एक अच्छा सवाल यहां पे एग्जाम में बन भी सकता है। अब इस एलटीआरओ के तहत रेपो शब्द क्यों लिखा गया, क्योंकि रेट सेम रहने वाली है, 4.0% ही बैंक को जो है वो आरबीआई को देना है, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है, यानी वो पैसा बैंक को 1 से 3 साल तक के लिए मिल सकता है, जबकि पहले रेपो रेट पे वो 28 दिन के लिए ही मिल रहा था उसको। तो ये एक बड़ा फर्क है। और यहां पे आरबीआई को क्या जरूरत पड़ गई कि भाई इस एलटीआरओ का समय उसने बढ़ा दिया 1 से 3 साल। अब देखो इसमें फर्क क्या है, लगभग 15 फरवरी के आसपास इस साल 2020 के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डाले गए। एलटीआरओ 2.0 कोविड जो है के तहत अप्रैल में यह घोषणा की गई 2020 के अंदर कि इस प्रक्रिया के माध्यम से देश के अंदर 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में प्रवेश कराए जाएंगे। लेकिन आप एक चीज यहां पे देख रहे होंगे बच्चों कि यहां पे टी शब्द सिर्फ सेकंड वाले में ही इस्तेमाल किया गया है, टारगेटेड वर्ड, ठीक है, यहां पे टी वर्ड नहीं है। तो अपन यहां पे आगे जो है इस वीडियो में यही देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों सरकार ने जो अभी हाल ही में अप्रैल में कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है वित्तीय स्थिति से लड़ने के लिए इस टी वर्ड को यानी टारगेटेड को इसके साथ जोड़ दिया है।
और इसको 1 से 3 साल करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, रेपो रेट पे पैसा मिल रहा है। तो अपन आगे देखते हैं इसी में। तो यहां पे अपन इन दोनों शब्दों में थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे देखेंगे। देखो अब देखो यहां पे इन चीजों की क्यों आवश्यकता पड़ गई। आपने देखा होगा कि बाजार में एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे बजाज फाइनेंस है ना, और श्रीराम फाइनेंस है, इस तरीके की कंपनियां आपने खूब देखी होंगी, है ना। और ज़्यादातर जो है, जो आपके किराने की दुकान है या छोटी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का काम मार्केट में यही एनबीएफसी करती है। अब क्या हुआ, जैसे मान लो किसी किराने वाले ने या किसी जो है कोई दुकान चलाने वाले ने, या मान लो जिसने जो है कोई मोटर बाइक वगैरह ले रखी है, मोबाइल परचेज कर रखा है किसी ने क्योंकि आपने देखे होंगे जब भी आप मोबाइल वगैरह परचेज करने जाते हैं तो ज़्यादातर जो है बजाज फाइनेंस इस तरीके की जो है चीज़ों के माध्यम से आपको पैसा उधार मिलता है, ईएमआई के माध्यम से आप चुका सकते हैं उसको। तो ये कंपनियां क्या हुआ कि जैसे ही कोविड-19 का प्रभाव जो है मार्केट पे पड़ने लगा, लोगों की आमदनी खत्म होने लगी, लोग पैसा नहीं चुका पा रहे थे, तो एनबीएफसी कंपनियां दबाव में आने लगी। और एनबीएफसी पैसा कहाँ से लेती हैं, बैंकों से सामान्यतया उधार लेती हैं, ठीक है। तो बैंकों से जैसे मान लो उधार लेंगी तो अब इनके ऊपर दबाव बन गया कि जो पैसा था वो भी इनको जो है, क्योंकि इनको तो हर महीने चुकाना पड़ रहा है बैंकों को। तो अब क्या हुआ कि इनकी जो वित्तीय हालात थे वो काफ़ी दयनीय स्थिति के अंदर पहुंचने लगे। और चूंकि इनफॉर्मल जो सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें ज़्यादातर इन्हीं कंपनियों का रोल रहता है। ये कंपनियां जो है वो वित्तीय तौर पर मदद करती है वहाँ पे। तो अब इन कंपनियों के पास पैसा कहाँ से आए, ये एक चुनौती थी, किस तरीके से सरकार उनकी मदद करे। तो एनबीएफसी कंपनियों को मदद करना बेहद आवश्यक था, क्योंकि यही वो कंपनियां हैं जो एक मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को ऊपर फिर से जो है वो ला सकती थी। तो यहाँ पे एनबीएफसी तक पैसा पहुँचाने के लिए उसने TLTRO शब्द को गठित किया, जिसमें अपन ने पढ़ा था टी का मतलब, पहले वाले टी का मतलब टारगेटेड है। तो टारगेटेड का मतलब यहाँ पे जो पैसा बैंकों तक पहुंच रहा है 50,000 करोड़, वो किसको मदद देने के लिए है, एनबीएफसी को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को, या फिर जो स्मॉल जो कॉरपोरेट है उनको ये मदद देने के लिए है कि उन तक पैसा पहुंचाया जाए। अब क्या होगा, देखो मैंने अभी बताया कि इनके पास जैसे मान लो लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, क्योंकि पैसा पीछे से लोग नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं चुका रहे हैं। तो लिक्विडिटी को दूर करने के लिए ये क्या करेंगे, मार्केट में बॉन्ड सेल आउट करेंगे, अपने बॉन्ड बेचेंगे, कॉमर्शियल पेपर बेच सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बेच सकते हैं। तो ये मार्केट में बेचना प्रारंभ कर देंगे। जब ये मार्केट में बेचना प्रारंभ करेंगे तो इसको खरीदेगा कौन, ये भी एक सवाल है क्योंकि एनबीएफसी जो है वो खुद दबाव के अंदर है, लोगों की क्षमताएं जो है या कॉरपोरेट्स की इतनी क्षमताएं नहीं है कि वो उसको खरीद सके। तो अब इनको खरीदने वाला या सब्सक्राइबर जो है उनको सपोर्ट मिलेगा तभी वो खरीद पाएंगे। तो इनको खरीदने के लिए किसको सपोर्ट किया जा रहा है, बैंक्स को, और बैंक्स को TLTRO के माध्यम से सपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें 4.0% पे उनको पैसा दिया जा रहा है 1 से 3 साल के लिए, और उनको बोला जा रहा है कि उसका 50% हिस्सा आप जो है वो इस तरीके की कंपनीज को इसके माध्यम से ये खरीद के उनको सपोर्ट करेंगे आप, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को फिर से एक वित्तीय प्लेटफॉर्म दिया जा सके ताकि वो ग्रो कर सके अपने अपने क्षेत्रों के अंदर। तो यहाँ पे यही एक उद्देश्य था कि LTRO 1.0 तो जिसमें टी शब्द नहीं था, यानी टारगेटेड नहीं था, यानी उसका उद्देश्य ये कतई नहीं था कि वो एनबीएफसी को सपोर्ट करे, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करे,
या फिर जो है वो किसी स्मॉल कॉरपोरेट कंपनीज को सपोर्ट करें। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेकंड जो इसकी सीरीज आई उसमें इस टी वर्ड यानी फर्स्ट टी वर्ड को जोड़ दिया गया, जिसका मतलब टारगेटेड था, यानी वहां पे एनबीएफसी या फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट या छोटी कंपनियों को वहां पे जो है वो जोड़ा गया कि भाई आपको पैसा मिल रहा है, हम रेपो दर पे जो पहले 28 दिन के लिए पैसा दे रहे थे वो अब आपको हम 1 से 3 साल तक के लिए दे रहे हैं, आरबीआई ये बोल रहा है उनको। तो आप उन एनबीएफसी की मदद करें जो कहीं ना कहीं इस इनफॉर्मल सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, लोगों के जेबों तक पैसा पहुंचा रही है और वो डिमांड मार्केट में क्रिएट करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो मार्केट में जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी तब तक जो है वो पैसा सर्कुलेट होना जो है वो प्रारंभ नहीं होगा फिर से, और पैसा जब तक सर्कुलेट नहीं होगा इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे टीएलटीआरओ की यही भूमिका है कि वो एनबीएफसी को सपोर्ट करना, क्योंकि एनबीएफसी को प्रत्यक्ष तौर पर या छोटी कंपनियों को, एमएफआई को या स्मॉल कॉरपोरेट हाउस को डायरेक्ट मदद आरबीआई जो है वो सामान्यतया नहीं करती है। वो बैंकों के माध्यम से चैनलाइज करके ही वो पैसा जो है वो किसके पास पहुंचाती है, एनबीएफसी या फिर स्मॉल कॉरपोरेट हाउस या एमएफआई तक पहुंचाती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अप्रैल के अंदर जो है जब इसकी बिडिंग प्रारंभ की गई, बिडिंग का मतलब जैसे मान लो 25,000 करोड़ जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि टीएलटीआरओ 2.0 के तहत 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो मदद के तौर पर एनबीएफसी को दिए जाएंगे। लेकिन जो है उसमें से पहली सीरीज जो 25,000 करोड़ की है, 25,000 जो है वो करोड़ रुपए की है, वो अप्रैल 2020 के अंदर लॉन्च की गई। अब देखो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ई कुबेर। देखो ई कुबेर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल आउट किया जाता है या फिर जो है बिडिंग की जाती है और उसके माध्यम से पैसा उधार आरबीआई से लिया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिडिंग करके टीएलटीआरओ 2.0 के माध्यम से 25,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने बैंकों को ऑफर किए। लेकिन आप ये जो है ध्यान रखेंगे कि उस बिडिंग में लगभग 12,800 करोड़ के लिए ही बोली लगाई गई। तो फिर क्या दिक्कत हो गई भाई? मतलब इसका कहने का मतलब तो ये हो गया कि सरकार जो टीएलटीआरओ लेके आई 2.0 वो फेल हो गया। गवर्नमेंट जो है वो अपने इरादे जो है वो पूरे नहीं कर पाई, एनबीएफसी तक जो सपोर्ट करना चाह रही थी वो नहीं पहुंचा उन लोगों तक। तो सरकार के लिए एक चुनौती भी एक तरीके से वो सामने आ चुकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस टीएलटीआरओ के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए वो एनबीएफसी तक पहुंचाना चाह रही थी, उसके पहले ही पड़ाव में जब उसने 25,000 करोड़ रुपए बैंकों को ऑफर किए ई कुबेर के माध्यम से, केवल एप्लीकेशंस जो है वहां पे 12,800 करोड़ की ही आ पाई। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो किसी ना किसी तरीके से ये प्रक्रिया जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि यदि जो है उनको ऐसा लगता है कि एनबीएफसी जो है वो आने वाले काफ़ी समय तक जो है फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस से गुजरेगी और उनका पैसा हो सकता है कि बिल्कुल भी रिकवर नहीं हो पाए। तो ये एक तरीके से रिस्क जो है प्रॉब्लम है, रिस्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। इसीलिए जो है वो कई विशेषज्ञ जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि सरकार को इस तरीके की प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव करना चाहिए। वो आरबीआई के माध्यम से जो है जो बैंकों को चैनलाइज करके पैसा एनबीएफसी तक पहुंचा रही है, वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे बैंकों को बीच में से हटा दिया जाए और आरबीआई सीधे तौर पर जो है वो एनबीएफसी या अन्य स्मॉल कॉरपोरेट हाउस के बॉन्ड वगैरह खरीद कर उनको मदद पहुंचाए। तभी वो सही तरीके से फायदा उन तक पहुंच सकता है, क्योंकि बैंक जो है चाहे आप कितना भी कोशिश कर लें, बैंक कहीं ना कहीं उनके लिए रिस्क फैक्टर वो रहेगा ही, और वो इस जोखिम को झेलने के लिए तैयार है या नहीं है, इसके कई जो है वो बिंदु उनको जो है उसके ऊपर अमल करना होता है। तो आज मैंने आपको जो है यही बातें समझाने का प्रयास किया
कि जो आरबीआई है वो अपने जो है जिन मकसद के माध्यम से लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाना चाह रही है वो कहां तक कारगर है, क्यों फेल हो रहे हैं, क्या उनमें बदलाव करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से जो है रेपो रेट और जो लॉन्ग टर्म टारगेटेड रेपो ऑपरेशंस हैं उन दो शब्दों की अपन ने चर्चा की। उससे संबंधित कोई भी क्वेरी आपकी जो है आप कमेंट बॉक्स में करें। आपको कोई भी उससे संबंधित डिटेल चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको कोई भी चीज़ जो है वो समझ में नहीं आई तो आप बेझिझक मुझसे जो है पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्कशन ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ जो है वो वित्तीय मार्केट से संबंधित आपको जो है जाननी है तो वो भी पहुंच सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको छोटी सी बताना चाहूँगा। एक बच्चे ने जो है वो मेरे से पूछा था कोविड-19 क्राइसिस के दौरान ही कि लेजी बैंकिंग क्या होता है। देखो, लेजी बैंकिंग बच्चों जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। जब आपने जो है वो कोविड-19 के समय जो है इस वर्ड को सुना होगा। देखो, लेजी बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि बैंक जो है वो रिस्क से गुजर रहे हैं, जोखिम उनको लग रहा है पैसा उधार देने, क्योंकि भाई अपन पैसा किसी को उधार देंगे डूब जाएगा, लोगों की इनकम खत्म हो चुकी है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। तो जब बैंक इस तरीके का व्यवहार करने लग जाए कि लोग उनके पास पैसा लेने जा रहे हैं लेकिन वो नहीं दे रहे, यानी उनकी उधार देने की प्रवृत्ति जो है वो क्या हो गई है, खत्म हो गई है या बहुत नगण्य हो गई है, ऐसी प्रक्रिया को ही लेजी बैंकिंग कहा जाता है। तो TLTRO, LTRO ये इस तरीके की प्रक्रियाएं ऐसे की जा रही है ताकि जो है लेजी बैंकिंग जो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35 कर दिया गया है ताकि बैंक्स जो हैं वो ज़्यादा पैसा ग्राहकों को उधार दे बजाय RBI के। तो ये आज की जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आने वाले वीडियोस के अंदर मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए आप अपने मित्रों के साथ मेरा वीडियो शेयर करें। आपको पसंद आए, लाइक और डिसलाइक जरूर बनता है। आपको जिस तरीके का जो है वो आपको वीडियो लगे आप जरूर जो है उस पर जो है रिस्पॉन्स करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक को भी आप फॉलो करें ताकि आपको समय समय पर जो है महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।